students, I am science teacher Sana Banu. Now we discuss chapter number 15, some natural phenomena, module 8, damaging effects of earthquake. आज हम इस टॉपिक में अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज हो रहे हैं जो उसकी इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या नुकसान होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उनके प्रॉपर्टी को किस तरह नुकसान होता है वो इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। क्वेक से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिस्मिक फोकस, अर्थ के इनसाइड में जिस पॉइंट पे, जिस प्लेस में अर्थक्वेक ओरिजिनेट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक फोकस। अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड सिस्मिक फोकस। और सिस्मिक फोकस के बिल्कुल ऊपर जहां अर्थ का सरफेस है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबाउट द सिस्मिक फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का असर एपिसेंटर में। और सिस्मिक फोकस और एपिसेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल डेप्थ कहते हैं। फोकल डेप्थ क्या हुआ? सिस्मिक फोकस और एपिसेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फोकल डेप्थ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन सिस्मिक फोकस एंड एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकल डेप्थ। सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं? जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक अर्थ के शेकिंग से आता है, ये वेव्स क्रिएट करते हैं और ये वेव्स मूव करती हुई अर्थ सरफेस तक आती है। इस वेव्स को क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। द वेव्स जनरेटेड इनसाइड द अर्थ सरफेस ड्यू टू द अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। इसको शॉक वेव्स ही बोलते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से आप सिस्मिक वेव्स को, उसकी तीव्रता को, उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करते हैं जब अर्थक्वेक आता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट which detects and records the intensity of seismic waves generated by an earthquake is called seismograph। हमें पूरी उम्मीद है कि इन टर्म्स को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ कैसे वर्क करता है? जब अर्थक्वेक आता है तो क्या जनरेट हो रहा है? सिस्मिक वेव्स। ये सिस्मिक वेव्स अर्थ के इंटीरियर से चारों दिशा में मूव करती है और ये जब अर्थ के सरफेस पे आती है तो क्या होता है? सिस्मोग्राफ इस सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करती है और रिकॉर्ड भी करती है कि किस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है। सिस्मोग्राफ में एक सपोर्ट से सिंपल पेंडुलम को स्ट्रिंग द्वारा सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है। इस पेंडुलम बॉब के नीचे एक पेन होती है और उसके नीचे रोटेटिंग ड्रम होता है जिसके ऊपर ग्राफ पेपर लगा हुआ है। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ शेक करना शुरू करती है जिसकी वजह से पेंडुलम जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो उससे जो अटैच्ड पेन होती है वो भी वाइब्रेट करना शुरू करती है और पेपर के ऊपर वो मार्किंग करना शुरू करती है। ये किसकी मार्किंग हो रही है? ये पेन जो है सिस्मिक वेव्स को पेपर में मार्क कर रही है। जब ये वेव्स को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उनको अर्थक्वेक का इंटेंसिटी और नेचर का मालूम होता है और वो बता सकते हैं कि इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। अभी आपने देखा कि सिस्मोग्राफ के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जिस पेपर में रिकॉर्डिंग हो रही है ग्राफ पेपर पे कि सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है, इस ग्राफिकल रिकॉर्ड को हम सिस्मोग्राम कहते हैं। समझ आया आपको? तो सिस्मोग्राम क्या होता है? द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक का कितना मैग्नीट्यूड है इसको हम रिक्टर स्केल से बताते हैं। रिक्टर स्केल क्या हुआ? ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का स्केल के बारे में बताता है।
The Richter scale is the best known scale for measuring the magnitude of earthquake. ये स्केल आपको बताती है कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही है। ये रिस्टर स्केल डिवाइस किया था चार्ल्स एफ रिस्टर ने, और जो रेंज है वो 0 to 10 होती है। कितनी रेंज होती है? 0 to 10। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि किस स्केल के ऊपर अर्थक्वेक का इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर कितना होगा। अगर रिस्टर स्केल का स्केल 3 से कम होता है हम उसको बोलते हैं माइल्ड अर्थक्वेक, और ये ज़्यादा डैमेज नहीं करता, और हम रिकॉर्ड ज़रूर करते हैं। अगर ये 3 और 5 के बीच में है तो हम कहते हैं कि मॉडरेट अर्थक्वेक आया है। इस मॉडरेट अर्थक्वेक में घर में पड़ी हुई चीज़ें गिर जाती है, विंडोज शायद ब्रेक भी हो सकती है। अगर 5 और 7 के बीच में रिस्टर स्केल हो तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है। क्या आया है? स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। इससे कुछ डैमेज बिल्डिंग्स को होता है, और जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है जैसे मिट्टी का बना हुआ घर वो शायद गिर सकता है, और चीज़ें जो होती है हमारे शेल्फ्स के अंदर वो भी गिर जाती है जब स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है। अगर 7 और 8 के बीच में अगर मैग्नीट्यूड वाला स्केल हो रिस्टर स्केल के ऊपर तो हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है। इससे अच्छी बिल्डिंग्स भी टूट सकती है। अगर 8 और 10 के बीच में रिस्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो हम कहते हैं डिजास्टरस अर्थक्वेक आया है। इससे बहुत सारे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो हर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है और बताता है कि अर्थक्वेक किस रिस्टर स्केल के ऊपर आया था। आगे बढ़ते हैं। रिस्टर स्केल लोगारिथमेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रिस्टर स्केल के ऊपर 5 मैग्नीट्यूड है और अगर हम कंपेयर करें रिस्टर स्केल के ऊपर 4 मैग्नीट्यूड का, पर इसका असर जो है एक लेवल इंक्रीज करने से जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड 5 होता है अर्थक्वेक का वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल होता है अर्थक्वेक जिसकी इंटेंसिटी 4 होती है। समझ आइए आपको? ईच लेवल इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस लेवल इन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक। और अगर अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड का आया हुआ है वो 3 लेवल से कितना गुना ज्यादा होगा बताइए? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना पहले था? हमने कितना लिया? 5। और किससे कंपेयर कर रहे हैं? 3 से। डिफरेंस कितने का हुआ? 2 का। बट जो इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है वो 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स यानी 100 टाइम्स मोर पावरफुल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड अगर 5 हो वो मैग्नीट्यूड 3 से 100 टाइम्स मोर पावरफुल होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक। समझ आया आपको? अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स क्या होती है? ऐसी बिल्डिंग्स जिस पे अर्थक्वेक का कोई असर ना हो या मिनिमम से मिनिमम असर हो। तो जितने भी नए मकान बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही है वो अर्थक्वेक सेफ बन रही है। तो अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चलिए उसको समझते हैं। नंबर 1, वो एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक के आने के संभावना बहुत ज़्यादा है, हाईली सेंसिटिव एरिया है, हम इसको हाईली सिस्मिक एरिया भी कहते हैं। उन एरियाज के अंदर जब मकान या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो लाइट मटेरियल्स होने चाहिए।
जैसे टिम्बर हो गया, मड हो गया, बजाय कि हम हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करें। रूफ्स को जितनी लाइट हो उतनी लाइट बनाने की कोशिश करें, ताकि जब अर्थक्वेक आए और स्ट्रक्चर गिरे तो नेचुरली डैमेज कम से कम हो। तो हमने क्या समझा अभी? इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स like mud or timber is better than using heavy construction materials. We should keep roofs as light as possible. If falls during earthquake, the damage will be not heavy. समझा? दूसरा पॉइंट, कबर्ड्स और शेल्व्स हमेशा वॉल्स के साथ फिक्स बननी चाहिए, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो ये अलमीरास और शेल्व्स हम पे ना गिरे। इट इज बेटर इफ द कबर्ड्स एंड शेल्व्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली अर्थक्वेक के टाइम। थर्ड, फोटो फ्रेम्स, वॉल क्लॉक्स, वाटर हीटर्स या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो दीवार के साथ टंगे रहते हैं उनको प्रॉपरली हैंग करना चाहिए, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो ये हम पे ना गिरे। वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स and many other appliances should be hung properly so that in event of an earthquake they do not fall on people. सभी बिल्डिंगों में, खासकर टॉल बिल्डिंग्स में, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्यों वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए? बिकॉज हमने बताया था आपको कि जब अर्थक्वेक आता है तो नेचुरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपस में टच हो जाते हैं और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, उससे आग लगती है। तो ऑल बिल्डिंग्स, एस्पेशली टॉल बिल्डिंग्स, शुड हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। समझ आया आपको? जब भी आप मकान बना रहे हो तो हमेशा आउटवर्ड्स ओपनिंग डोर होना चाहिए, यानी दरवाजे बाहर की ओर खुलते होने चाहिए और वो दरवाजे इजीली ओपन हो सके। इसीलिए कि जब अर्थक्वेक आता है तो नेचुरली दरवाजे अंदर की ओर ना गिरे, बाहर की ओर गिरे। इसीलिए इंस्टॉल आउटवर्ड ओपनिंग डोर्स, एंश्योर दैट द डोर्स ओपन इजीली। तो अभी तक हमने क्या समझा कि अगर हम बिल्डिंग्स अर्थक्वेक सेफ होने चाहिए तो हमें ये स्टेप्स उठाने चाहिए, हमारे बिल्डिंग में ये सारी प्रिकॉशंस होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग। समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब अर्थक्वेक आता है इसकी प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता, पर फिर भी हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जब अर्थक्वेक आता है। जब आप घर के बाहर हो, यानी आप आउटडोर्स हो और अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आउटसाइड सेफ्टी मेजर्स इफ यू आर आउटडोर्स, तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली ओपन एरिया में चले जाना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि अर्थक्वेक जब आता है तो अगर आपके आसपास बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स है, तो आप पे गिर सकते हैं और आपको चोट पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए अगर आप बाहर हो और अर्थक्वेक आता है तो इमीडिएटली ओपन एरिया में चले जाना चाहिए। कहाँ चले जाना चाहिए? ओपन एरिया। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कार में ट्रैवल कर रहे हो और अर्थक्वेक आ जाए, बिल्कुल कार और बस में से बाहर मत निकलिए। क्या नहीं करिए? कार और बस से बाहर ना निकलिए। ड्राइवर को बताइए कि आप गाड़ी बहुत स्लो चलाइए और उस एरिया में ले जाए जहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स ना हो, ट्रीज ना हो, ब्रिजेस ना हो, फ्लाईओवर्स ना हो, इलेक्ट्रिक केबल्स ना हो। यानी कि आपको बस या गाड़ी में जिसमें आप सवार हो
ड्राइवर को कहना चाहिए कि खुली एरिया में ले आए, ताकि आपको कम से कम अर्थक्वेक का असर हो। आप क्या समझे? इफ यू आर ट्रैवलिंग इन योर कार और अ बस, डू नॉट कम आउट. Ask the driver to drive slowly to an open area, away from tall buildings, trees, bridges, flyovers or near electric cables. समझ आया आपको? जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपको टोल बिल्डिंग से, ट्रीज से, ब्रिजेस से, फ्लाईओवर से, इलेक्ट्रिक केबल लाइन से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो ये कोलैप्स होने के पूरे चांस होते हैं. मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल लाइन्स और एनी अदर स्ट्रक्चर्स दैट कैन कोलैप्स. प्रिकॉशन सारे लेने चाहिए, और सबसे बड़ा प्रिकॉशन है आप जितना जल्दी हो सके ओपन एरिया की तरफ मूव करिए. अगर आप अंदर हो, घर के अंदर हो, बिल्डिंग के अंदर हो, तो इंडोर सेफ्टी मेजर्स क्या है? अगर आप अपने घर के अंदर हो और अर्थक्वेक आ जाए तो इमीडिएटली टेबल के नीचे शेल्टर ले लीजिए, और टेबल के नीचे रहिए जब तक कि शेकिंग ऑफ द अर्थ स्टॉप ना हो जाए, यानी जब तक कि अर्थक्वेक का असर खत्म ना हो. आपको क्या करना है? टेबल के नीचे शेल्टर लेना है. दूसरा, अगर आप बेड में हो तो आप वहां से मत हिलिए, सिर्फ सिर के ऊपर एक पिलो लगा दीजिए, ताकि आपके सिर के ऊपर कोई चीज गिरे तो आपके हेड जो है सेफ रहे. अभी तक आपने क्या समझा? इफ द अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, टेक शेल्टर under a table and stay there till the shaking stops. 2. If you are in the bed, do not get up. Protect your head with a pillow. समझ आया आपको? अगर आप घर में हो और अर्थक्वेक आता है, अगर आप मैनेज कर सकते हो इमीडिएटली घर से बाहर निकलने की, तो जल्दी से बाहर निकलिए और एक ओपन स्पेस में चले जाइए. गार्डन हो, पार्क हो, जहाँ पे आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते. जब अर्थक्वेक आता है तो हमेशा विंडोज, बुक केसेस, फाइल कैबिनेट्स, हेवी मिरर्स, इन ऑब्जेक्ट से दूर रहने की कोशिश करिए. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, बुक केसेस, फाइल कैबिनेट्स, हेवी मिरर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट कुड फॉल. समझ आया आपको? अगर आप किचन में हो तो आप रेफ्रिजरेटर, कुकिंग गैस स्टोव और कई ओवरहेड कैबिनेट से दूर रहिए. और जब अर्थक्वेक आता है और आप घर में हो तो इमीडिएटली पावर सप्लाई और गैस सप्लाई को स्विच ऑफ कर दीजिए, टर्न ऑफ कर दीजिए. इस तरह आप अपने आप को अर्थक्वेक जब आता है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं. समझ गए? हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के कंसेप्ट्स को आप अच्छे से समझे होंगे. चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. आपको बताया था कि अर्थक्वेक के बहुत डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं. उसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक सेफ बनाना चाहिए. तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं. वी शुड टेक स्टेप्स टू मेक द बिल्डिंग अर्थक्वेक सेफ. Number 2, we should take safety measures during an earthquake. Number 3, we should take safety measures if we are outdoors by moving to an open area immediately. We should take indoor safety measures if we are indoors by taking shelter under a table and stay there till the shaking stops. So friends, इस मॉड्यूल को रिवाइज करिए, री-रिवाइज करिए और इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करिए. उसके बाद इस मॉड्यूल के अंदर दी हुई एक्सरसाइज को लिखकर सॉल्व करिए. हमें पूरी उम्मीद है कि इस आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आया होगा इस एनिमेशन के थ्रू. ये टॉपिक हमारा आज लास्ट टॉपिक था. हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, थंडर, इन सब
के बारे में इस लेसन में हमने डिस्कस किया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेसन। ओके, तो इसके नोट्स आप अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड टेक केयर।